भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने किया। तालीम जैसे मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद वो खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। जब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। मेरी तनबीह और निगरानी का उन्हें पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझी। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताबें खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताबों की हाशियों पर कुत्ते, बिल्लियों और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही शब्द 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर में नकल करते, कभी ऐसे शब्द की रचना करते जिसके कोई ना अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी में इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाई भाई राधे श्याम भाइयों भाइयों। स्पेशल अमीना राधे श्याम 1 घंटे तक। उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत कोशिश की कि इस पहले का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असमर्थ रहा, और इतना साहस ना था कि उनसे पूछ सकूं। वो 9वीं जमात में थे और मैं 6ठी में। उनकी रचना समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ मालूम होता। मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से बाहर मैदान में चला आता, और कहीं कोई साथी मिल जाए तो पूछना ही क्या। कभी ककड़ियां उछाले, कभी कागज की तितलियां उड़ा रहे। आगे पीछे करते हुए मोटर गाड़ी का आनंद ले रहे। कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। हमेशा की तरह उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा ये सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, जिसका जवाब मेरे पास केवल मौन होता। ना जाने मेरे मुंह से बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई इलाज न था कि स्नेह और क्रोध से मिले शब्दों से मेरा सत्कार करे। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक फर्क ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजों के समान विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात। मैं तो कहता हूँ तुम कितने धोखा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। इतनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो, नहीं देखते हो तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे जाते हुए देखा? रोज क्रिकेट हॉकी का मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ।
उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पड़ा रहता हूँ। तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में वक्त गवाकर तुम जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं। तुम तो सारी उम्र इस दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेचारे घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की मेहनत की कमाई क्यों बर्बाद करते हो? मैंने लतार सुनकर आंसू बहाने लगता और उपाय क्या था? अपराध तो मैंने किया, लतार कौन सा है? भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे शक्ति बाहर छोड़ते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। उस निराशा में थोड़ी देर के लिए सोचने लगता क्यों ना मैं घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर, उसमें हाथ डाल के अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूं। झटके टाइम टेबल बना रहा था, पहले से कोई प्लान बनाए, कोई चीज काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद का स्थान बिल्कुल नहीं रहता। प्रातःकाल 6 बजे उठ के मुंह हाथ धो के पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 अंग्रेजी, 8 से हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल से 3:30 बजे वापस आकर आधा घंटा आराम, फिर 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, 8 से 9 अनुवाद, 9 से 10 हिंदी और 10 से 11 विविध विषय, फिर विश्राम। टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से इसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घाट, वॉलीबॉल की वो खींच ले जाती और वहां जाते मैं सब भूल जाता, जान ले और टाइम टेबल में आंख पर पूछ के किसी की याद न रहती। और भाई साहब को फिर से नसीहत फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भी भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पैर आता कि उन्हें खबर ना, उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और मेरे प्राण निकले। फिर इम्तिहान भाई साहब फेल हो, मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। जी में आया भाई साहब को हाथों ले। कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, साल भर खेलता कूदता भी रहा और दर्जे में लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि उनकी घाव पे नमक मुझे लज्जा पर जाता। और हाँ, अब मुझे कुछ अभिमान हुआ और मेरा आत्मविश्वास हुआ, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। भाई साहब का वो रौब अब मुझ पर ना था, दिल मजबूत था। अगर भाई साहब ने फिर से मेरी की तो साफ साफ कह दूंगा कि आपने अपना कौन से तीर मार लिया। मुझे देखिए, खेलते कूदता मिला दर्जे में जुबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। भाई साहब का वो रौब अब
मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भाग लिया था। एक जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की फेंक कर भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार की मुझ पर टूट पड़ा। देखता हूँ इस साल पास हो गए, मैं प्रथम मार गया तो तुम्हें दिमाग हो गया। तो बड़ा बड़ों का नहीं रहा, हमारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, पानी के देवता भी उसके दास थे, पर घमंड ने उसके नाम और निशान तक मिटा दिया। चुल्लू भर पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी सिर फिर गया। मेरे फेरों में बनमत जाओ, मेरे आओगे ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंसान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाह का नाम याद नहीं, 8 हिंदी हो गुजरे हैं। कौन सा हेनरी लिखा था, ये सब याद करना मामूली बात समझते हो? 7वें हेनरी की जगह अगर 8वां हेनरी लिख दिया तो सारे सब चट। ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना। वाह जा की जगह जा सारे नंबर कट गए। उनसे पूछे तो सही कि आप आ जा और आ जा आप भी चाहे भात दाल रोटी रोटी क्या मगर को कौन समझाए। बेचाते लड़के डाले कह देंगे समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अरे भाई कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इसे जीवन में संयम आता है, लेकिन जरा सी बात 4 पन्ने कैसे लिखे। जो बात एक वाक्य में कहीं जा सके उसके की क्या जरूरत है। आदमी को जो भी फटाफट कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको तो 4 पन्ने ही रंगने पड़ेंगे। देखिए और पन्ने भी पूरे कहते संक्षेप में लिखो। संक्षेप भी तो 4 पन्ने हुए, 100-200 पन्ने लिखवाते। मेरे दर्जे में अल्लाह तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाके आते दाल का भाव मालूम पड़ेगा। अब आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। मेरा कहना मानिए, चाहे मैं लाख फेल हो गया हूं, तुमसे बड़ा हूं, दुनिया का मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा। इसलिए जो कहता हूं उसे गिरा नहीं तो पछताइएगा। हाँ स्कूल का समय निकट था, नहीं जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। आज मुझे भोजन निस्वाद सा लग रहा। जब पास होने पर हो रहा है तो फिर उन्होंने शायद जान ही ले ली जाए। पाबंदी पे निबंध अभी 4 पन्नों। भाई साहब ने अपने दर्जे की भयंकर पढ़ाई का खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दी। स्कूल छोड़कर कैसे नहीं भागा ताज्जुब, पर इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। पढ़ते मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। आत्मविश्वास पैदा हुआ था वो फिर से, और फिर चोरों से जीवन काटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मैं पास हो गया और भाई फिर फेल हो। मैंने ज्यादा मेहनत नहीं, पर पता नहीं दर्जे में कैसे अव्वल आ गया। साहब ने प्राणों तक मेहनत की थी, इधर सुबह 4 बजे तक उधर, 6 बजे 9:30 बजे तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा हो गई थी। मगर जब नतीजा सुनाया गया तो बेचारे रो पड़े।
पहला था तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन बेटी का निकाह कौन डाले? मेरे और भाई साहब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना, अगर भाई साहब फिर से फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर, फिर वो किसान अजियत कर सकेंगे? नहीं, क्यों? मुझे विचार को दिल से बलपूर्वक बाहर निकाल देगा। क्यों? आखिर विचार से मुझे डांटते हैं, और ये हो सकता है कि उनके ही डांट मैं दनादन पास होता जा रहा हूँ और अच्छे नंबर। अब कि भाई साहब कुछ नरम, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरे से कहा, शायद वो समझने लगे थे अब उन्हें मुझे डांटने का नहीं रहा, या रहा है तो बहुत कम। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसके साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब मुझे पतंगबाजी का नया शौक पैदा हो गया था। पतंगबाजी की गेम चलता है, लेकिन मैं भाई साहब का अदब करता था और आके ही पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कंगे, पतंग टूर्नामेंट, सब तैयारियां गुप्त रूप से। मैं भाई साहब को यह संदेह नहीं होने देना था कि मेरी नजर में उनका सम्मान कम हो गया। एक के समय हॉस्टल से दूर पतंग को लूटने के लिए बेतहासा दौड़ा जा रहा। आंखें आसमान पर थी और पथिक पर जो मंद गति से पतंग के साथ छूटता जा रहा, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। एक पूरी टोली लंबे और झाड़दार बाल उसका स्वागत करने को दौड़ी चली आ रही थी। किसी पीछे की सुध नहीं थी। के लिए दौड़ से तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कुछ रियाज है कि नहीं? तुम नीचे में नहीं रहे, 8वीं जमात में आ गए हो, एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो का ख्याल होना चाहिए। एक जमाना था जब लोग 8वीं जमात पास करके नायब, तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट, लीडर या समाचार पत्र के संपादक बन जाते थे। और तुम उस 8वीं जमात में आकर इन बाजारी लड़कों के साथ मामूली के लिए दौड़ रहे हो। तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं साहब से केवल एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें कहने का हक नहीं। लेकिन ये गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं, तुम चाहे मेरे जमात में क्यों ना आ जाओ, परीक्षकों का तो अगले साल तुम मेरे बराबर हो जाओगे। और 1 साल बाद शायद मेरे से आगे निकल जाओ। लेकिन तुम में और मुझ में अंतर है, और तुम तो क्या भी नहीं मिटा सकता। मुझे दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा है। तुम उसकी बराबरी नहीं, चाहे तुम MA क्यों ना हो जाओ। समझ आप पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। तो कोई दर्जा पास नहीं किया,
दादा भी बात दिया छठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन चाहे दुनिया की सारी विद्या पढ़ ले, फिर भी अम्मा और दादा को हमें हमेशा समझाने का अधिकार रहेगा। इसलिए नहीं कि वे हमें जन्मदाता है, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का तजुर्बा हमसे ज्यादा है और रहेगा। हेडमास्टर साहब को देखो, है कि नहीं, वो भी यहाँ के नहीं, स्पोर्ट के 1000 रुपया पाते हैं, और उनका घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी पूरी माँ। यहाँ हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार है। पहले वे खुद घर का इंतजाम करते थे और कर्जदार रहे। जब से माता जी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया, तो मानो घर में लक्ष्मी आ गई। इसलिए घमंड अपने दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे बराबर आ गए हो, और अब तुम आ जाते हो। जरूरत पड़ने पर मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं मेरी बातें जहर लग रही हैं? भाई साहब की इस नई युक्ति से मस्तक हो गई। उस दिन मुझे अपनी लज्जा का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, आप जो कुछ फरमा रहे हैं सच है, बिल्कुल सच है, और आपको उसको कहने का पूरा है भाई साहब। छोटू, पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद बेरहा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरा सिर है। सहयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजर रही थी। उसकी डोर लटक गई थी। पालकों की एक पूरी टोली उसका पीछा करती दौड़ी चली आ रही थी। भाई साहब लंबे हैं ही, उन्होंने उछल के उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर भागे। मैं भी उनके पीछे भाग रहा था। भाई साहब कथा मंचन का त्योहार, कथा मंचन का पर्व